मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विधायक प्राथमिकता बैठक में विधायकों के साथ की चर्चा। बोले, राजनीतिक भाषण देने की बजाय विधायक प्राथमिकता की योजनाएं लाएं विधायक, ताकि लोगों को मिल सके लाभ। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने जमकर की केंद्रीय बजट की तारीफ। बोले, अमृतकाल का ये पहला बजट, हिमाचल के पर्यटन, कृषि और अन्य क्षेत्रों को मिलेगा लाभ। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाए रेणुका जी वेटलैंड में डेरा डाले हुए हैं सैकड़ों विदेशी परिंदे। साइबेरियन पक्षी पर्यटकों के लिए बने रहते हैं आकर्षण का केंद्र। विभाग ने किए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। और हिमाचल प्रदेश में अक्षम खिलाड़ियों से नजरें फेर रही है सरकार। मंडी के दिव्यांग खिलाड़ी पलक भारद्वाज की नहीं हो रही सुनवाई। बीते 7 वर्षों से अपने हक का इंतजार कर रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एच 24x7। मैं हूं जनीशा। प्रदेश सरकार के आगामी बजट से पहले विधायक प्राथमिकताओं की बैठक के दूसरे दिन मुख्यमंत्री ने विधायकों के साथ चर्चा की। बैठकों में विधायकों ने अपने अपने क्षेत्र की प्राथमिकताओं और सुझावों को मुख्यमंत्री के समक्ष रखा, ताकि आगामी बजट में उसके लिए वित्तीय प्रबंध किया जा सके। उन्होंने सभी विधायकों से अनुरोध किया है कि वे राजनीतिक भाषण विधायक बैठक में कम दें और विधायक प्राथमिकता की योजनाएं लाएं, ताकि उनका लाभ आम जनता को मिल सके। जो हमारी विधायक प्राथमिकता होती है, जो योजनाएं हमारे बजट में दर्शाई जाती है, आपकी प्राथमिकता है उस बजट की दिशा तय करती है। मैं सभी विधायकों से अनुरोध करना चाहूँगा, स्पेसिफिक सभी विधायकों से, कि अपनी योजनाएं आए। राजनीतिक भाषण इन प्रायोरिटीज़ की एमएलए प्रायोरिटीज़ की बैठक में कम हो तो अच्छा होगा, क्योंकि पिछले का काफ़ी राजनीतिक बातें होती रही। तो मैं आपसे चाहूँगा कि जो योजनाएं हैं और जो नई चुनौतियां हमारे सामने भविष्य में आने वाली है, और भविष्य की चुनौतियों के लिए क्या हमारा आने वाली टाइम में योजनाएं होनी चाहिए, उस दृष्टिकोण को भी आप अगर विधायक प्राथमिकता रखेगा तो सरकार को गवर्नेंस करने में भी अच्छी सफलता मिलेगी और बजट तय करने में भी अच्छी सफलता मिलेगी। गुड गवर्नमेंट के लिए गुड गवर्नेंस का होना जरूरी है। अच्छे शासन के लिए अच्छे प्रशासन का होना जरूरी है, लेकिन वो तभी तय हो सकता है जब विधायक फील्ड की रिपोर्ट के आधार पर अपने अपने विधानसभा क्षेत्र की रिपोर्ट्स सबमिट करेंगे। हिमाचल प्रदेश में माइनिंग को लेकर प्रदेश सरकार सख्त हो गई है। हिमाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि गैर कानूनी तरीके से माइनिंग करने और पानी के स्रोतों के आसपास माइनिंग करने वालों पर एक एफआईआर दर्ज करने के निर्देश जारी किए हैं। वहीं विपक्ष के आरोपों पर अग्निहोत्री ने पलटवार किया और कहा कि जो उनके कार्यकाल में हुआ है उस पर चर्चा तो होगी। ठीक है, अपना बचाव करने के लिए वो ऐसी बातें कर रहे हैं। उनके शासन में जो हुआ उसकी चर्चाएं तो निश्चित तौर पे होंगी, तो लेकिन ये है, संसाधन अर्जित करने के लिए सरकार अपने रास्ते निकाल रही है। हम पावर प्रोजेक्ट्स पे भी वाटर सेस लगाने की तरफ बढ़ रहे हैं। जो हमारे पास हर डिपार्टमेंट के पास जो संसाधन होगा वो कैसे हमने करना है, तो उसके लिए हम बढ़ रहे हैं। तो एज ए डिपार्टमेंट हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि जो टेंडर्स प्रक्रिया है वो पारदर्शी हो और लोगों को पार्टिसिपेशन का मौका मिले, कार्टेलाइजेशन ना हो। कुछ चंद लोग ही जो है टेंडर्स लेके जो है सालों साल काम करते रहे हैं और सैकड़ों करोड़ रुपए के टेंडर्स को चंद कंपनियों ने ले लिए। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि छोटे टेंडर्स भी लगे, लोगों को जो है साधारण आदमी के उसमें पार्टिसिपेट भी कर सके। तो उस पर हम वर्क कर रहे हैं। बहुत जल्दी एक ट्रांसपेरेंट पॉलिसी के साथ हम बाहर आ जाएंगे। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने केंद्रीय बजट की जमकर तारीफ की है। जयराम ठाकुर ने कहा कि भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभरी है। हर वर्ग के लिए इस बजट में कुछ न कुछ दिया गया है। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने केंद्रीय बजट की जमकर तारीफ की है। उन्होंने
कहा कि अमृतकाल का ये पहला बजट है जिसमें गांव गरीब, दलित, शोषित, मध्य वर्ग और जरूरतमंद के हितों का विशेष ध्यान रखा गया है। उन्होंने बजट को देश के नागरिकों को बड़े अवसर उपलब्ध करवाने के साथ विकास और रोजगार सृजन वाला करार दिया। टैक्स स्लैब में किए गए परिवर्तन से देश की जनता को लाभ मिलेगा। जयराम ठाकुर ने बताया कि नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन पर ध्यान देने के साथ कृषि ऋण लक्ष्य को बढ़ाकर 20 लाख करोड़ रुपए किए जाने के निर्णय का वे स्वागत करते हैं। अगले 3 साल तक 1 करोड़ किसानों को नेचुरल फार्मिंग में मदद की जाएगी। इसके लिए 10,000 बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर बनाए जाएंगे, जो कि एक स्वागत योग्य कदम है। उन्होंने कहा कि कुल मिलाकर यह बजट आजादी के 100 साल बाद भारत की परिकल्पना का बजट है। इस बजट में किसान, मध्य वर्ग, महिला से लेकर समाज के सभी वर्गों के विकास की रूपरेखा है। अमृतकाल का ये पहला बजट है। भारत की आजादी के 75 वर्ष पूर्ण होने पर यह पहला बजट जो है वो प्रस्तुत हुआ है और इसके लिए भी मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को जहां बधाई देता हूं। और सबसे बड़ी बात है, इस बजट के माध्यम से गांव, गरीबों, किसानों, कर्मचारियों, दलितों, पिछड़ों, शोषितों, सभी वर्गों के लिए जिस रूप में मदद के रास्ते तलाशे गए हैं, वो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि आने वाले समय में इन सभी वर्गों को आगे बढ़ने का रास्ता प्रशस्त करेंगे। इस बजट में एक चीज को लेकर के यह भी फोकस किया गया है कि ईज ऑफ लिविंग का रास्ता हम और आने वाले समय में किस प्रकार से मजबूत कर सकें। और खासतौर से इस बजट 2023-24 के लिए जो 3 मुख्य बिंदु हैं उसका मैं जिक्र करना चाहूंगा। जो एजेंडे के रूप में जिसको हम देखते हैं, एक तो देश के नागरिकों के लिए इस बजट के माध्यम से बड़े अवसर उपलब्ध कराए गए हैं। दूसरा, विकास और रोजगार सृजन की दृष्टि से और मजबूती प्रदान करने के लिए प्रयत्न किए गए हैं। और तीसरा, देश की व्यापक आर्थिक स्थिरता को मजबूत करने के लिए इसमें प्रयत्न किए गए हैं। हमीरपुर जिले के दौरे पर उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने जल शक्ति विभाग के अधिकारी के साथ बैठक की। इस दौरान जिला हमीरपुर में चल रही विभिन्न योजनाओं की विस्तृत रिपोर्ट लेने के बाद जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। हिमाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने बताया कि हमीरपुर जिला में जल जीवन मिशन के तहत अभी तक 50% राशि ही खर्च की गई है, जिसे जल्द पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं ताकि लोगों को घर द्वार तक स्वच्छ जल की सुविधा मुहैया करवाई जा सके। उप मुख्यमंत्री ने बताया कि विभाग को नादौन विधानसभा क्षेत्र में बनने वाले मेडिकल कॉलेज भवन, अस्पताल के लिए पानी की सुचारू व्यवस्था तैयार करवाने के निर्देश जारी किए गए हैं। जल शक्ति विभाग को नादौन विधानसभा क्षेत्र में निर्माणाधीन जल सिंचाई योजना को 31 मार्च तक पूरा करने के निर्देश भी दिए गए। उन्होंने बताया कि इस योजना को पूरा करने के लिए 10 करोड़ की राशि जल्द ही विभाग को मुहैया करवा दी जाएगी ताकि अप्रैल महीने में मुख्यमंत्री इसका उद्घाटन कर सकें। 50% खर्च हुआ है, 35 करोड़ रुपए के आसपास खर्च हुआ है। 50% पैसा इनके पास पड़ा हुआ है, तो हमने इनको डायरेक्शंस दे दी हैं कि ये पैसा जो है तत्काल खर्च करें और ताकि लोगों को अच्छा पानी या जो है खेत को पानी का जो है बंदोबस्त किया जा सके। तो जितनी भी स्कीमें हैं इसका हम आज अभी मूल्यांकन कर रहे हैं कि कौन कौन सी हमीरपुर की स्कीम किस
स्थिति में है। और दूसरा, हमीरपुर के मेडिकल कॉलेज को पानी पहुंचाना हमारी प्राथमिकता है। और हमने स्पष्ट कर दिया है इनको कि वहाँ पे पानी जो है, क्योंकि मेडिकल कॉलेज चीफ मिनिस्टर साहब की भी प्रायोरिटी में है, तो इसलिए हमने उनको कह दिया है कि पानी का मसला जो है उसका पूरी तरह सॉल्व कर दिया। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने बताया कि बड़सर विधानसभा क्षेत्र में एनडीपी स्कीम के तहत बनने वाली स्कीम की टेंडर प्रक्रिया को रद्द किया गया है। स्कीम के तहत पूर्व में 200 करोड़ की राशि का टेंडर लगाया गया था, जबकि इसके लिए विभाग को 130 करोड़ की राशि ही स्वीकृत की गई थी। उन्होंने बताया कि स्कीम के रूप में अब बदलाव किया गया है और इसे सतलुज नदी से जोड़ा जाएगा। इसके चलते लगभग 50 किलोमीटर का फर्क पड़ेगा और राशि भी कम खर्च होगी। 131 करोड़ की स्कीम है, विभाग ने उसका टेंडर 200 करोड़ रुपए का कर दिया, तो हमने जो है वो टेंडर रद्द कर दिया। विद इन मीन्स टेंडर होगा। जितना पैसा फंडिंग एजेंसी ने दिया है उसका जो है 130 करोड़ रुपए का ही टेंडर होगा, क्योंकि बकाया पैसा कहाँ से लाएंगे? अगर विदेशी एजेंसी से पैसा आया है और 130 करोड़ रुपया 131 करोड़ रुपया आया है, तो उसमें अब सोर्स बदला जा रहा है। और ये सामने आया कि 50 किलोमीटर की लेंथ जो है फालतू पड़ रही थी। 50 किलोमीटर पाइपें जो है खींच के लानी पड़ रही थी। अब अधिकारियों 20 किलोमीटर की बिहार से जो उठाना था वो अब इन्होंने सतलुज से किया है और उसकी कॉस्ट में जो है 50 करोड़। ये शुरुआत में ही खुद अब अधिकारी मान रहे हैं कि 50 करोड़ की कमी तो सिर्फ सोर्स बदलने से हो रहा है। पर्यटन नगरी डलहौजी में एक होटल में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस के घुटने से एक युवक पर्यटक की मौत हुई है। पोस्टमार्टम करने के बाद पुलिस ने शव परिजनों को सौंप दिया है। युवक जालंधर के रहने वाला था और डलहौजी घूमने आया था। पुलिस ने 174 की कार्रवाई करके जांच शुरू कर दी है। यहाँ पर घूमने फिरने आए थे, तो शाम को उन्होंने स्टे किया, पार्टी की। उस दौरान उन्होंने अपनी गाड़ी से कोई अंगीठी, जिससे बारबेक्यू के तौर पर किसी चीज़ को कोयले से गर्म करके पका के खाने का कुछ सिस्टम होता है, उन्होंने होटल वालों की जानकारी के बिना अंदर कमरे में या उसकी बालकनी में उसको पकाया। फिर उसके साथ पार्टी की, ड्रिंक्स भी लिए होंगे। फिर सिस्टम कमरे के अंदर लाया और उसमें जो कोयला जल रहा था उसको एज इट इज़ ही रहने दिया और उसको बाहर सावधानी बरतने के लिए उसको बाहर नहीं किया। तो ड्रिंक्स और गैस का कंबाइंड इफेक्ट की वजह से सुबह इन चारों में से एक व्यक्ति बिस्तर से नीचे गिरकर मरा हुआ पाया गया, जो कि स्पष्ट तौर पर कार्बन मोनोऑक्साइड गैस पॉइजनिंग की वजह से ये घटना घटी। और बाकी 3 में से एक थोड़ा एडमिट रहा कुछ टाइम के लिए और बाकी 2 स्वस्थ हैं। ये घटना इन लोगों द्वारा असावधानी बरतने की वजह से घटित हुई है। जिनको नए लड़के हैं, इनको शायद जानकारी नहीं थी कि कार्बन मोनोऑक्साइड कोयला कमरे के अंदर जलाना और खिड़की को बंद ही रखना, एहतियात नहीं बरतना, इसकी वजह से घटित हुई है। इस संदर्भ में पुलिस की तरफ से 174 CRPC की कार्रवाई अमल में लाई जा रही है, जिसमें इसका पोस्टमार्टम करके इसके परिजनों को उसका शव सौंप दिया गया है।